श्योर कि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। होपफुली हो रहा है। ठीक है। यस, लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे भी सेम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी कोई चीज जो लैंड है या लैंड से अटैच्ड है, ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड ग्रास, टिम्बर और क्रॉप्स। कोई बता सकता है कि ये क्यों नहीं इंक्लूड है, ग्रास, क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग टिम्बर? मतलब अगर कोई फसल है, तो क्योंकि कोई क्रॉप्स है जो अटैच्ड है, क्योंकि वो लैंड के ऊपर है, जिसका वो लैंड होगा उसी का ग्रास और क्रॉप्स होगा। हाँ, तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ आपको कि वो किसको बिलोंग करता है। मैं ये बोल रही हूँ कि उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों डालते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों डालते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों नहीं डालते। मतलब आपका लैंड है, उसके ऊपर आपने वीट की क्रॉप्स उगाए हैं, वो अभी तक आपने काटे नहीं है, अभी भी लैंड के ऊपर ही है। लेकिन जब वो लैंड को अटैच्ड है, फिर भी हमने उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोली है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों बोली है, वाई? देखो, हमने क्या बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो प्रॉपर्टी लैंड हो या लैंड से अटैच्ड हो। ठीक है, अब लैंड से अटैच का मीनिंग क्या है कि या तो वो लैंड के अंदर रूटेड है, ठीक है, जैसे पेड़ हो गए, या तो उसके अंदर गाड़ी गई है, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का वो खंभा हो गया, ठीक है, वो हो गया, या उसको अटैच्ड है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा वॉल्स हो गए, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनी है तो डोर हो गए, विंडोज हो गए, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डायरेक्टली लैंड से अटैच नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसी चीज से अटैच्ड है जो लैंड से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये सारा इमूवेबल हो गया। लेकिन हमने बोला ये तीन चीजें जो है, ग्रास, क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये तीन चीजें जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो मूवेबल में आएगी। हाँ अब्दुल जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझको अब्दुल जी। ओके, सो याद रखना गाइस, सिंपल चीज है कि ग्रास हो, क्रॉप हो या स्टैंडिंग टिम्बर है, जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच्ड है, ठीक है। मोस्टली तो ये प्रॉपर्टी, ये जो तीन चीजें थी, ये ट्रेडिंग में ज्यादा यूज होती थी। एंड सेकेंडली, इनको जब तक कि वो अटैच्ड है प्रॉपर्टी से, ये वैसे भी यूज में नहीं आती है, ठीक है। आपको ग्रास को अगर यूज करना है, ठीक है, तो आप मोस्टली उसको काटोगे, क्रॉप्स को काटोगे, स्टैंडिंग टिम्बर को भी काटोगे। तो जब ये कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी सिवियर हो जाती है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आने वाली है। बट बेसिकली टू कीप द ईज ट्रेडिंग के लिए और सबके लिए, ये तीन चीजें जो है वो उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में डाल दी है। तो ये इमूवेबल नहीं होती है, याद रखना, भले ही वो अटैच क्यों ना हो। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नोटिस क्या होता है? इसमें दो तरीके के नोटिस होते हैं, याद रखना, एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दोनों चीज में डिफरेंस समझो। एक्चुअल नोटिस मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक नोटिस भेजी, ठीक है, या आपको नोटिस मिली कि ये जो प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा जो नोटिस मैंने आपको भेजी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल आकाश को बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल नोटिस, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट मिला, आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये आकाश की है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली ये होता है कि आपको मैंने कोई नोटिस नहीं दिया, आपको एक्चुअल नोटिस सर्व नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो लॉ के नजरों में आपको पता होनी चाहिए थी, या आपको ड्यू डिलिजेंस के साथ आपको ये बात पता करनी चाहिए थी। अब ये कौन सी चीजें होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो,
ठीक है, अंकित जी आ रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे अच्छा क्या बात है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे है। क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि आप एक्चुअली उस लोकेशन पे जाके देखो कि वो प्रॉपर्टी वहाँ पे है कि नहीं है? वहाँ पे किसी का घर बना हुआ है क्या? वो एक्चुअली में अंकित जी के है कि नहीं? उसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जाके चेक करो कि सच में ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ठीक है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट? तो इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। मतलब कि उसने आपको कोई नोटिस सर्व नहीं किया, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप ड्यू डिलिजेंस करके, ठीक है, आप खुद से ये पता कर सकते थे कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी किसकी है। इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। गाइस बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। एक्चुअल नोटिस से समझ में आ जाता है। एक्चुअल नोटिस क्या होता है कि मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैंने नोटिस भेज दी तुम्हें, ठीक है, खाली करना है तुम्हें, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वो नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वो होता है कि जिसमें आप ड्यू डिलिजेंस लगा के, ठीक है, आप ये पता कर सकते थे या आपकी तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, ठीक है, आपको कोई नोटिस आई थी लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया या आपने नहीं लिया, तो ये आपकी तरफ से नेग्लिजेंस हुआ, ठीक है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको देखना चाहिए था कि वहां पे कौन रहता है, ठीक है। अंकित जी ने आपको प्रॉपर्टी बेची, आपने खरीद ली, ठीक है, लेकिन आप एक बार भी जाके देखे नहीं। जब आप वहां पे गए तो आपने देखा वैशाली जी वहां पे घर बना के बैठी है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे कोर्ट ये मानेगी कि आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिला था, ठीक है, आपके पास वो चांस था कि आप जाके वो देख सको। तो कुछ चीजें होती हैं जो टोपा के अंडर कोर्ट ये मान के चलती है कि ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, आपको जाके उस प्रॉपर्टी को देखना चाहिए, आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है वो भी चेक करने चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली में कोई रहता है क्या, पोजीशन किसके हाथ में। ओनरशिप और पोजीशन दोनों अलग चीज होती है। ओनरशिप मतलब डॉक्यूमेंट पे किसका नाम है, दैट इज ओनरशिप, ठीक है। तो दैट इज पोजीशन इन मतलब इन लॉ, तो लॉ के नजरों में ये किसके पास है, तो दैट इज ओनरशिप। एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, जो वहां पे रहता है, ठीक है, किसके हाथ में वो पोजीशन है। जैसे कि एक आईफोन मैंने खरीदा, ठीक है, तो मैंने खरीदा, बिल मेरे नाम का है, बिल मेरे नाम का फटा है, तो ये इस लॉ के नजरों में इसकी ओनर मैं हूँ। लेकिन अगर वो आईफोन अगर मैंने जानवी को दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, तो फिलहाल उसका जो फिजिकल पोजीशन है वो जानवी के पास है, ठीक है। तो ये पोजीशन हो जाता है। तो आई एम दी ओनर एंड शी हैज द पोजीशन। तो ये डिफरेंस मोस्टली तब आता है जब आप लीज वगैरह के लिए जाते हो, राइट। तो बंदा जो ओनर होता है वो किसी और को लीज पे जो रेंट पे देता है अपना घर, तो पोजीशन किसी और के पास होती है, ओनरशिप तुम्हारे पास होती है, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है कि पोजीशन क्या है और ओनरशिप क्या है, ठीक है। देन तो कंस्ट्रक्टिव एंड एक्चुअल नोटिस में डिफरेंस समझ लो। एक्चुअल नोटिस मतलब मैंने एक्चुअली तुम्हें नोटिस सर्व कर दी, तुम एक्चुअली पता चल गया है, यू एक्चुअली नो द फैक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है जब वो फैक्ट तुम पता कर सकते थे, अगर तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस होता था या तो तुम्हारी तरफ से अगर नेग्लिजेंस नहीं होता था, तो तुम्हें ये पता चल जाता था ये फैक्ट। उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें पूछूं कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, विच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि सारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ट्रांसफर की जा सकती है। ऑल द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, भले मूवेबल हो या इमूवेबल हो। टोपा में बहुत सिंपल सा दे के रखा है, उन्होंने बोला है देखो भाई, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी तुम दे रहे हो किसी को, तो अगर वो 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी, 100 रुपए से कम है तो सिर्फ उसको हाथ में दे दो। मुझे चॉकलेट देना है जानवी को, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और 100 रुपए के कम अगर होता है, ठीक है, मैं चिंदी हूँ, मुझे सिर्फ 100 रुपए के कम वाली चॉकलेट देनी है उसको, तो मैंने
मैंने 50 रुपए का मुझे चॉकलेट देना था, मुझे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो एनीथिंग व्हिच इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हिच इज़ लेस देन 100 रुपीज़ वर्थ, उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपए के ऊपर जो होगा, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, ठीक है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई अ, फिक्स अमाउंट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कितनी भी अमाउंट की है तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? देन अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर की जा सकती है। तो टोपा बोलता है कि इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से आता है। या तो वो आपको पूछते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दोनों का आंसर सेम है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आंसर आपका एक सेंटेंस और बढ़ जाएगा जिसमें ये लिखोगे, ऑल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट दीज 9। ये 9 ऐसी चीजें हैं जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, तो वही सेम लिखना है कि ये 9 चीजें हैं जिनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, वो तो वो पढ़ के जाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड, तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कैन नॉट वाले तो हमें पता है, कैन वाले क्या है? तो कैन वाली सेम है, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है एक्सेप्ट दिस 9, ये 9 चीजों को छोड़ के। और वो 9 चीजें कहाँ पे दी है? सेक्शन 6 में दिया है। सो सेक्शन 6 जो है हमें 9 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये 9 चीज़ें जो है, 9 थिंग्स, ये ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अब ये क्या कौन सी चीज़ें हैं? पहला है स्पेस सक्सेसियोनिस। स्पेस सक्सेसियोनिस का मतलब क्या है? स्पेस सक्सेसियोनिस याद रखना, एक हमने निमोनिक पढ़ा था, निमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ठीक है? अगर किसी को इसका अभी तक याद है, तो निमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, तो इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल देन यू पोजेस। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो किसी को कैसे दोगे? ठीक है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो तुम्हें बिलोंग ही नहीं करती, वो किसी और को कैसे दोगे? तो स्पेस सक्सेसियोनिस में भी सेम चीज होती है। सपोज एक फैमिली है जिसका सिर्फ एक बेटा है, ठीक है? अब वो एकलौता बेटा है। जब माँ बाप मरेंगे तो उसके बेटे को मिलेगी प्रॉपर्टी सारी, लेकिन ये मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है? अभी नहीं है उसके पास, फ्यूचर में मिलेगी ऑब्वियसली। इसको बोलते हैं एयर अपेरेंट। उसको क्या बोलते हैं? ही इज कॉल्ड एज दी एयर अपेरेंट। एयर अपेरेंट का मतलब क्या होता है कि एयर मतलब वारिस, एंड अपेरेंट का मतलब होता है कि मतलब हमें भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है कि हाँ भाई यही एकलौता बेटा है, और किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? इसी को मिलेगी, ठीक है? सो ही इज एन एयर अपेरेंट। जो एयर अपेरेंट होता है ना, तो हम सबको पता होता है कि उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लेकिन वो आज की तारीख में अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि अगर वो करता है, तो ये स्पेस सक्सेसियोनिस के अंदर आता है, तो इसको नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर्टी तुम्हें फ्यूचर में मिलेगी, उस प्रॉपर्टी को तुम आज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। हाँ, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में तो मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हूँ, ठीक है? फ्यूचर किसने देखा है, ठीक है? तो फ्यूचर में जो होगा, उसकी बदौलत आज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी। दैट इज़ व्हाट टोपा सेज़, ठीक है? से अगर उसने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है? सपोज़ उसने कर दी, अब कर नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अगर उसने कर दी, अमर है, तो अमर ने अपनी जो डैडी की प्रॉपर्टी थी, ठीक है? डैडी मम्मी की जो प्रॉपर्टी थी, जो उसको ही मिलने वाली थी, वो सपोज़ दे दी, उन्होंने अब्दुल जी को दे दी, ठीक है? प्रॉपर्टी। अब अब्दुल जी को पता चल गया कि यार ये अमर का तो नहीं है भाई, मेरे से पैसे ले लिए इसने, ठीक है? और अमर की तो प्रॉपर्टी है नहीं, उसकी मम्मी डैडी की है। तो अब्दुल को पता चल गया कि अब्दुल के साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है? जो प्रॉपर्टी उसकी थी नहीं, जो वो दे नहीं सकता था, वो उसने बेच दी। लेकिन अब्दुल को लगा कि यार ठीक है ना, आज तो नहीं है, लेकिन जब मम्मी डैडी मरेंगे तब तो आएगी।
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना अब्दुल और अमर के बीच में, ये वैलिड है, ये वॉइड है कि वॉइडेबल है? आप लोगों को क्या लगता है? प्रॉपर्टी अमर की है नहीं अभी, फ्यूचर में आएगी, आएगी तो आएगी, पता नहीं कब आएगी। ठीक है, अगर हो सकता है कि उसके मम्मी डैडी मरने से पहले सोचे कि बच्चा तो नालायक निकला है। वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल क्यों है? वॉइड या वॉइड क्यों नहीं है? प्रॉपर्टी तो है नहीं उसकी, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। void है, it's a void. अब्दुल के साथ क्या हुआ है? Fraud. फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 17, जब फ्रॉड होता है किसी बंदे के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, तो फ्रॉड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है कि वॉइडेबल होता है? वॉइड। Void. अरे बच्चों, कुछ तो ये करना होगा अभी मुझे। चलो वापस चलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हमने पढ़ा था कि जो भी चीज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोहर्जन से बनता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनता है, फ्रॉड से बनता है, मिस रिप्रेजेंटेशन से बनता है, वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। वॉइड। वॉइड। वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता है। मतलब कि तुम्हारी शादी हो गई किसी के साथ, तुम्हें बताया गया था शादी होने वाली है ऋतिक रोशन के साथ, हो गई किसी और के साथ, लेकिन पति भी ऋतिक रोशन से कोई कम नहीं निकला, तो क्या शादी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्या? नहीं, वॉइडेबल होता है। ठीक है, तो अब्दुल जी के साथ फ्रॉड हो गया, उनको पता चल गया कि कि प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इसकी माँ बाप की है। ठीक है, लेकिन ये अब्दुल जी के ऊपर है कि उनको चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करे, या तो उनको उसको वैसे ही रहने दे। अगर अब्दुल जी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करार करते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, याद रखना, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ था तो वॉइडेबल होता है। एंड इफ अब्दुल डज नॉट मेक इट वॉइड, और फ्यूचर में जब उसके माँ बाप मरते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी अमर को आती है, तो प्रॉपर्टी अमर को ना आके वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? अब्दुल को चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल क्या बोलता है? एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दी, तो तुम अपनी आप की भी नहीं सुन सकते हो। ठीक है, तुमने कमिटमेंट कर दी थी ना, तुम डैडी मम्मी मरने से पहले तुमने बोला था कि प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा है, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, मैंने अभी तक उसको वॉइड नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टी अमर को ना जाके किसको आ जाएगी? अब्दुल को आ जाएगी। तो अब्दुल के पास ये चांस है अभी। ठीक है, अब्दुल ये चांस ले सकता है। अब्दुल के पास दो ऑप्शन है। अब्दुल के साथ फ्रॉड हुआ था, तो अब्दुल के पास दो ऑप्शन है, या तो अब्दुल उसको जाके वॉइड करार कर दे और अपने पैसे अमर से वसूल कर ले कि भाई ये प्रॉपर्टी कब आएगी तेरे पास पता नहीं, आज तो तू ये दे नहीं सकता मुझे, मेरे पैसे वापस कर। या अब्दुल के पास ये ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करे, रुका रहे, और जब तक एक चांस ले ले कि जब उसके माँ बाप मरेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अमर के पास आएगी, और अमर के पास वाया होके वो अब्दुल के पास आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल बोलते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉफल भी बोलते हैं। मतलब एक बार जो तुमने कमिट कर दिया तो तुम खुद को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो अपनी कमिटमेंट से पीछे जाने से। ठीक है, याद रखना, ये आगे हम डॉक्ट्रिन में पढ़ेंगे, बट यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, चलो। तो स्पेस सक्सेसिवनेस में आप दे नहीं सकते हो प्रॉपर्टी, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मेयर राइट टू री एंट्री, तो अगर आपके पास कोई री एंट्री का राइट है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल किसी को कोई चीज़ बेची और आपको सिर्फ वहाँ पे वापस आने का राइट है, कि उस जगह पे आने का राइट है, तो ये राइट आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ईजमेंट राइट, अगर किसी ने आपको आपका घर मेरे घर के पीछे था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार आप कहाँ पे घूम के जाओगे पूरे रास्ते, रात रात को अकेली लड़की कहाँ पे घूम के जाएगी, तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे लाइक कंपाउंड से होके आप अपने घर पे जा सकते हो। ठीक है, तो आपको एक रास्ता मैंने बना के दे दिया कि मेरे घर से कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है, सिर्फ आपके लिए बनाया था, तो इसको ईजमेंट राइट बोलते हैं, कि आपकी ईज के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने वो रास्ता आपको दिया।
तो कल अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी तो उसके साथ ये रास्ता उसको ट्रांसफर नहीं होगा, ये मैंने आपको दिया था सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो ईजमेंट राइट जो होता है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, याद रखना। प्रॉपर्टी जिसके राइट्स के रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ओनर को एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ ओनर ही उस राइट को एंजॉय कर सकता है। अगर कोई फ्यूचर मेंटेनेंस आने वाला है, ठीक है, तो वो भी आप राइट किसी को, जैसे कि एक बंदी है, उसको डिवोर्स के बाद उसको मेंटेनेंस मिलने वाला है, तो ये राइट वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती कि हाँ मुझे फ्यूचर में मेंटेनेंस आएगा तो ये राइट तुम्हारा, तो वो पैसे तुम कलेक्ट कर लेना, ऐसे वो नहीं कर सकती, ठीक है। अपना राइट टू सू जो होता है वो किसी और को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पब्लिक ऑफिस है या उसमें से मिलने वाली जो सैलरी है, ठीक है, वो किसी और को तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है। आज प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस है, क्या वो बोल सकता है कि हाँ हाँ एक काम करो, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ घूमने के लिए, ये लो ये ट्रांसफर हो गया तुम्हारा, ठीक है, या ये 1 साल के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। मूवीज के ऊपर मत जाना गाइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज, मूवीज में कुछ भी होता है, ठीक है। बट टोपा क्या बोलता है, पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिस से मिलने वाली सैलरी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, ठीक है। या तो जो मिलिट्री वालों को जो स्टाइपेंड मिलता है या पेंशन मिलता है, ये पेंशन या स्टाइपेंड जो होता है वो भी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। गाइज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो पेंशन जो किसी के मरने के बाद मिलता है, उसके फैमिली पेंशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। ये बंदा जब जिंदा है तो वो अपना मिलने वाला पेंशन जो है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड लास्टली अपोज ट्रांसफर क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसफर जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई किए हैं, जैसे कि याद रखना सेक्शन 7 बोलता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो 2 चीजों की होनी बहुत जरूरी है। कौन से 2 चीजें होंगी, मुझे एक प्रॉपर्टी जानवी को देनी है, तो मैं बोल रही हूँ कि 2 क्राइटेरिया का होना बहुत जरूरी है। कौन से 2 क्राइटेरिया है वो, ओनरशिप एंड पोजेशन। पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पे अगर फॉर एग्जांपल वैशाली जी रेंट पे है, तो मैं वो प्रॉपर्टी जानवी को दे सकती हूँ, वैशाली जी रेंट मेरी जगह पे, अब वो रेंट जानवी को देगी हर महीने, तो ज़रूरी नहीं कि पोजीशन मेरे पास हो। पहला वाला आपने सही बोला, मेरे पास ओनरशिप होनी चाहिए, बिकॉज नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ही पोजेस, राइट। तो अगर मैं ही उसकी ओनर नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ, तो वो मैं दे नहीं सकती। दैट इज करेक्ट। व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, वो तो हम तो दे ही रहे हैं, हम तो वो ट्रांसफर कर ही रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल अभी से कौन है, से चंदन जी का छोटा सा छोटू बेटा आता है, बोलता है डैडी डैडी मैं मुझे देनी है अपनी गर्लफ्रेंड को ये प्रॉपर्टी, अपना घर दे दे, अपना घर वैसे भी है, मेरे गर्लफ्रेंड बोली कि बर्थडे में कुछ तो गिफ्ट देना है, तो अब वो क्या करे। तो उसका 6 साल का बच्चा गिफ्ट देना चाहता है अपने डैडी का घर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में, तो दे सकता है क्या, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट भी तो ट्रांसफर ही होता है, राइट। तो कैन ही ट्रांसफर, डैडी बोलेंगे हाँ नो। हाँ आजा घर ट्रांसफर करा देता हूँ मैं, आजा उसी के लिए रुका हूँ, हाँ है ना, 6 साल की उम्र में डॉटर इन लॉ लेके आया है तू मेरे को, ठीक है। सो याद रखना 2 थिंग्स जो होने चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। पहला, ही शुड बी कम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो कम्पिटेंसी को कहीं डिफाइन नहीं किया है टोपा में, ठीक है, कि कम्पिटेंट टू ट्रांसफर क्या होता है। कम्पिटेंट टू ट्रांसफर में उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि पहला कि वो ओनर होना चाहिए उस चीज़ का, एंड दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही शुड बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, हमें वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाना पड़ेगा।
तो उसका सेक्शन 11 एंड 12 हमें क्या बोलता था कि बंदा जो है वो माइनर नहीं हो सकता, बंदा जो है वो अनसाउंड माइंड का नहीं हो सकता, ठीक है। तो बंदा कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एंटर होने से, ठीक है। तो वापस टोपा वो सारी चीज़ें वापस रिपीट नहीं कराता। टोपा बोलता है कि भाई अगर तुम कम्पिटेंट हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और तुम उस चीज़ के ओनर हो, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन 9 चीज़ों के अंदर नहीं आती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो सेक्शन 7 याद रखना, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो एनी पर्सन हु इज द ओनर और हु इज ऑथराइज्ड बाय द ओनर, ठीक है, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एंड ही शुड बी competent टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। नॉर्मली बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि हु इज competent टू हु कैन ट्रांसफर, ठीक है। 2 चीजें बहुत ही सिंपल है, कोई रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम सोचो कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, सबसे पहले वो तो कॉन्ट्रैक्ट में जाने के कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली वो ओनर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है। सेक्शन 10 रिस्ट्रेन ऑन रूल्स अगेंस्ट एलिनिटी। अब इसका मतलब क्या, देखो ये समझो, एक प्रॉपर्टी है जो अंकिता जी ने मुझसे खरीदी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो अंकिता जी ने मुझसे खरीदी और मैंने उनको बोला कि देखो इस प्रॉपर्टी को ना अंकिता जी आप मीनाक्षी को नहीं बेच सकते। क्या मेरा ये रूल, ये लगाना, कि कंडीशन लगाना, क्या ये वैलिड है? जब अंकिता जी मेरे से प्रॉपर्टी खरीद रही है, अंकिता जी जब मेरे से कोल्हापुर की मेरी जमीन खरीद रही है, तो क्या मैं उनको ये बोल सकती हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम मीनाक्षी को नहीं दे सकते हो? इज इट वैलिड? ऐसा कर सकते हो? आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, No, because it's if it belongs to Ankita, it's the one. Ankita is the one who decides whom it should be transferred. हाँ भाई, ऑब्वियसली ना, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक ही है ना, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो लॉजिक ही काम आता है। मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो अभी तुम कौन मुझे बोलने वाले कि भाई इसको ट्रांसफर करो या उसको ट्रांसफर करो या इसको मत करो या उसको मत करो। ये भाई ये रूल नहीं चलेगा, ठीक है। दे दिया तो दे दिया, ठीक है, ये देने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुमने दे दिया, मैंने खरीद लिया, मैंने पैसे दे दिए, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि कंडीशन लगा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी। तो याद रखना, जब ट्रांसफर करते हो तो तुम ये रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते हो कि वो आगे किसको देगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। वो चाहे तो मीनाक्षी को दे सेल कर ले, वो चाहे तो आकाश जी को दे दे, वो चाहे तो नाजनीन जी को दे दे, वो चाहे तो फ्री में बांट दे, वो कुछ भी करे उस प्रॉपर्टी का, वो उनके ऊपर है, दैट इज हर चॉइस, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है? कैन देयर बी एन एक्सेप्शन? मैंने प्रॉपर्टी अंकिता जी को ट्रांसफर कर दी और मैंने एक एक्सेप्शन लगा दिया कि आप ये इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आकाश जी बोल रहे हाँ, तो आकाश जी बोलो क्यों, क्या एक्सेप्शन है ये? कब मैं लगा सकती हूँ ये एलिनेशन का? कब मैं अंकिता जी को बोल सकती हूँ कि आप आगे इसको ट्रांसफर नहीं करोगे? बोलो 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 गाइस। सोचो, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अंकिता जी को, कोई मेरा फ्लैट था, ठीक है, बॉम्बे में अंधेरी में मेरा फ्लैट है, जो मैंने अंकिता जी को रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया, और मैंने उसको बोला है कि भाई लीज आपके लिए ही है, हाँ, वो आप आगे सब लीज नहीं कर सकते हो, किसी और को दे नहीं सकते हो। तो क्या ये मेरा ये कंडीशन लगाना, क्या ये वैलिड है? क्या मैं ऐसे अंकिता जी को बोल सकती हूँ? Yes, because you are not transferring the ownership, you are just leasing it to. ठीक है, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है, राइट? तो ये समझ लो, सेक्शन 10 बोलता है
टोपा का कि जब आप ट्रांसफर करते हो ना प्रॉपर्टी, तो आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट पुट अ रिस्ट्रेन ऑन एलिनिटी, मतलब कि आप किसको आगे दोगे ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन उसका एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी को लीज पे देते हो प्रॉपर्टी, जब ट्रांसफर हो रहा है लीज का, सेल का नहीं, लीज का जब हो रहा है, ठीक है, सेल का हो रहा है, एक्सचेंज का हो रहा है, तब आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन जब लीज का ट्रांसफर हो रहा है तब आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि आगे इसको फ्यूचर आप एलिनेट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? बहुत क्लियर है सेक्शन 10, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर आप कोई भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाते हो, ठीक है, कि किसको ट्रांसफर करनी चाहिए, ये अलाउड नहीं होता। पार्शियल रिस्ट्रेंट चल जाता है। पार्शियल रिस्ट्रेंट तब चलता है जब फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी है और फैमिली प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होता है, तो उसमें अगर आप ये बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो फैमिली के अंदर ही रहेगी, मतलब बेसिकली अगर सपोज मीनाक्षी, आकाश, अंकिता ये एक फैमिली के हैं, तो अगर इन्होंने बोला कि हाँ भाई कभी भी किसी को देनी है प्रॉपर्टी, ट्रांसफर करनी है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी या कुछ भी देनी है, तो पहले तुम फैमिली में ट्रांसफ़र करने का बोलोगे। मतलब पहले तुम फैमिली को पूछोगे कि भाई तुम्हें, तुम में से कोई खरीदना चाहता है, और अगर हम नहीं खरीद पाए तो ही बाहर जाओगे, तो ये चलेगा। ये बहुत सारे प्रॉपर्टी वाले लगाते हैं बिकॉज दे वांट टू कीप द प्रॉपर्टी विद इन द फैमिली, ठीक है। बट वो विद इन द फैमिली एक दो जन नहीं हो सकते, दे हैव टू बी लाइक अ बिगर फैमिली, ठीक है। कि हाँ, तो इसको पार्शियल रिस्ट्रेंट बोलते हैं, कि ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि किसी को दो मत, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने अगर दे दी, ठीक है, मेरी सपोज मेरी बहन है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को मेरी बहन को दे दिया और मैंने उसको यही बोला कि अगर आपको किसी और को देनी है तो आप दे सकते हो, लेकिन फैमिली के अंदर ही देनी होगी, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी रिस्ट्रेंट जो तुम लगाते हो वो नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा अगर मैंने रिस्ट्रेंट लगा दिया तो, मतलब मैंने अंकिता जी को प्रॉपर्टी दे दी और उस पे मैंने ये रिस्ट्रेंट लगाया है, इस ट्रांसफर का क्या होगा? क्या ये ट्रांसफर वैलिड है कि वॉइड है? इज दिस ट्रांसफर वैलिड और वॉइड? मैंने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉपर्टी अंकिता जी को, और अंकिता जी को मैंने बोला है कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं दे सकते हो। चलो, Transfer is valid, but the restraint is not. वेरी गुड, ठीक है। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको टोपा समझने में। ट्रांसफर तो वैलिड हो ही गया ना, तुमने पैसे दिए हैं मेरे को, मैंने पैसे ले लिए हैं, तो ट्रांसफर वैलिड है। लेकिन जो मैंने रिस्ट्रेन लगाया है उसके ऊपर, जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन बोलते हैं उसको, तो वो वैलिड नहीं होगा। वेरी नाइस, ठीक है। रिस्ट्रेन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अब ये थोड़ा सा अलग है। सेक्शन 10 समझ में आया ना, तो सेक्शन 11 भी समझ में आएगा। सेक्शन 11 क्या बोलता है पता है? कि सेक्शन 10 बोलता है कि भाई कंडीशन लगाना जो है ना, जब भी कोई ऐसी तुम कंडीशन लगाओगे वो कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, रिस्ट्रेन लगाओगे इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 11 बोलता है कि कब ये कंडीशन लगाओगे और वैलिड रहेगा, ठीक है, एक्सेप्शन वाला नहीं। एक्सेप्शन तो हमने देख लिया, लीज वगैरह। लेकिन सेक्शन 11 बोलता है कि जब ये कंडीशन लगाना तुम्हें अपने प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए नेसेसरी हो तब। से फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी मैं लेती हूँ और वो प्रॉपर्टी मेरे से मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी है, अम, पीछे मेरा घर है, आगे की ज़मीन है, ठीक है, और वो ज़मीन मेरे से सपोज फॉर एग्जांपल हेमंत जी बाय कर लेते हैं। अब हेमंत जी जब ये बाय कर रहे हैं, ठीक है, तब मैं कंडीशन लगा रही हूँ, हेमंत जी को बोल रही हूँ कि हेमंत जी देखो, ना आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, ना कोई मॉल बना सकते हो, ना आप ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो जो एक फ्लोर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते हो।
क्या मेरी ये कंडीशन लगाना, क्या ये वैलिड है? हेमंत जी बोलेंगे यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूँ। देखो यही एक चीज़ है ना जो हमारे पेरेंट्स को पता नहीं थी। इसलिए हमारे पेरेंट्स जो है ना वो आजू-बाजू जब बिल्डिंग बने तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ठीक है? बट दैट इज़ वेयर योर ईज़मेंट राइट कम्स इंटू प्लेस। ये कंडीशन तुम लगा सकते हो, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ जब वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो तुम्हारा सनलाइट ब्लॉक होगा, तुम्हारी हवा ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से तुम ये कंडीशन लगा सकते हो बिकॉज़ तुम ऐसे घर में क्यों रहना चाहोगे जहाँ पे तुम्हारा सनलाइट ब्लॉक हो रहा है, तुम्हारी हवा ब्लॉक हो रही है, ठीक है? तो क्योंकि तुम्हारा घर उससे पीछे था, तुमने ये कंडीशन लगाई तो ये कंडीशन वैलिड होती है। यही सेक्शन 11 बोलता है। सेक्शन 11 बोलता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो तुमने लगाई, जो तुम्हारे ओनर के एन्जॉयमेंट के लिए नेसेसरी है, ठीक है? ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ हिज़ ओन प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ऐसा रिस्ट्रेंट जो होता है, वो वैलिड हो जाता है, ठीक है? अदरवाइज़ कोई किसी और पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकता। याद रखना, ना तुम ये रिस्ट्रेंट सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है कि किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है, एलिनेट करना है कि नहीं, ये कोई तुम कंडीशन नहीं लगा सकते हो, रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो। सेक्शन 11 क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि तुम यही करो या तुम वही करो, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वहाँ पे वो नहीं कर सकते, अनलेस तुमने वो लीज़ पे दिया हो, तो लीज़ पे तुम कंडीशन लगा सकते हो कि यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, जो भी है वो कंडीशन लगा सकते हो। या तो अगर 2 प्रॉपर्टी साथ में जुड़े हुए हों, ठीक है? और तुमने उसका आधा भाग किसी को दिया है और ये रिस्ट्रेन अगर तुम ये कंडीशन अगर तुम नहीं लगाओगे, सो इट विल नॉट लाइक इट विल इम्पैक्ट योर एन्जॉयमेंट ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, ठीक है? तो वो कंडीशन वैलिड होती है। वेरी नाइस। सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13 देखो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 साथ में चलते हैं। सेक्शन 14 ये बोलता है कि तुम सेक्शन 14 इज़ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। मतलब परपेचुइटी का मतलब क्या है? कि तुम ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना, वो ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के को जाएगी, उसके बाद उसके बेटे को जाएगी, उसके बाद उसके बेटे को जाएगी, उसके बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को, ये नहीं चलेगा। ठीक है? दैट इज़ व्हाट सेक्शन 14 सेज़ एकदम क्लियरली कि ये परपेचुइटी है, परपेचुइटी में नहीं चलता। तुम ऐसे इसके बाद इसको ऐसा नहीं जा सकते। अगर कोई तुम्हारे लाइन ये जो दे रहे हो तुम, ठीक है? सेक्शन 13 क्या बोलता है? इसमें कोई अनबॉर्न पर्सन है, मतलब आज मेरी शादी हुई है, मेरा बेटा है, उसकी शादी हुई है, उसका बेटा भी है, लेकिन उसका बेटा अभी तक नहीं पैदा हुआ है। मतलब मेरा पर-पोता अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मेरा पर-पोता अनबॉर्न पर्सन के अंदर आता है। तो 13 और 14 सेक्शन साथ में चलते हैं। 14 वाला क्या बोलता है कि परपेचुइटी में तुम दे नहीं सकते हो, मतलब जो लोग ज़िंदा है, उन्हीं के बीच में देखो। और सेक्शन 13 क्या बोलता है, जो अभी तक ज़िंदा नहीं है, उसको तुम दे सकते हो, सब्जेक्टेड टू 2 कंडीशन। 2 कंडीशन है, ठीक है? क्या 2 कंडीशन है जिसमें मैं अपने परपोते को दे सकती हूँ? पहली कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टी मेरे और उसके बीच में जो प्रॉपर्टी है, कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको लाइफ इंटरेस्ट के लिए मैं ये प्रॉपर्टी दूँगी। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में चला जाएगा। अब क्या होते हैं ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट और वो सारे? एक बार समझते हैं। तो 4 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। लाइफ इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट और तुम्हारा कंटीजेंट इंटरेस्ट, ठीक है? लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है? लाइफ इंटरेस्ट मतलब तुम उस प्रॉपर्टी को जब तक तुम जिंदा हो एंजॉय करोगे, ठीक है? जैसे चाहो जैसे एंजॉय कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या बेच नहीं सकते हो। दैट इज लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब पूरा इंटरेस्ट मिला है तुम्हें। तुम उसको जला दो, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो, यूज करो, एंजॉय करो, कुछ भी करो, ठीक है? दैट इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है? जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको नॉर्मली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाता है। व्हेन यू आर अ बायर, मैंने आईफोन आज खरीदा
तो उस आईफ़ोन पे मेरे पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। मैं कुछ भी करूँ उस आईफ़ोन के साथ, ठीक है? कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रेंट नहीं हो सकता। दैट इज़ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है? तो लाइफ़ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अंटिल योर लाइफ़, ठीक है? जब तक कि तुम्हारी ज़िंदगी है, जब तक रहेगी जान। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? कंप्लीट इंटरेस्ट दे दिया तुम्हें, ठीक है? जो चाहो करो। वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है, वो एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है। जैसे कि डेथ हो गया, जैसे कि एज हो गया, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, ठीक है? तो कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? कंटीजेंट इंटरेस्ट किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? जब वो कंडीशन होगी, तब तुम्हें वो मिलेगा। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी जो है सो तो डॉक्टर सोनल ने एक प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है? किसको दी? अम, से मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी अ, अमर को फॉर लाइफ, ठीक है? और उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी से जानवी फॉर जानवी व्हेन शी अटेंड्स 100 इयर्स ऑफ एज। अब मुझे ये बात बताओ, ये कंडीशन है तुम्हारा और ये आता है तुम्हें सिचुएशन एनालिसिस में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे ये बात बताओ कि मेरे पास, ठीक है, डॉक्टर सोनल के पास कौन-सा इंटरेस्ट है, अमर के पास कौन-सा इंटरेस्ट है और जानवी के पास कौन-सा इंटरेस्ट है? जल्दी चलो। आकाश, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। बोलो। हाँ, आपके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ। अमर के पास लाइफ इंटरेस्ट है और जानवी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेरी गुड। वेस्टेड क्यों, कंटीजेंट क्यों नहीं? मैंने तो 100 साल लिखा है। तो 100 साल तक 100 साल वो जी रही है 100 साल तक। सर्टेन इवेंट के अंडर आएगा वो, क्योंकि इवेंट है एक 100 इयर्स का, तो इवेंट कंप्लीट होगा तो उसको मिल जाएगा। ओके। व्हाट इफ लाइक चलो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन व्हाट इफ जानवी हैज़ 99 एंड आउट, ठीक है? अगर वो 99 इयर्स तक जी जाती है, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या होगा इस प्रॉपर्टी का? क्योंकि वो तो 100 साल नहीं किया, वो तो सिर्फ 99 तक जी गई। सिर्फ वो 99 तक हुई 2099 में, नहीं 2000, आज से 2123, ठीक है? वो 99 इयर्स की हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा जब 2123 हो जाएगा तब? मैम, अगर अमर जिंदा रहेगा तो वही उसके पास ही रहेगा। नहीं, अमर तो तब तक मर गया ना, अमर तो मर गया है। सपोज अमर मर गया है, ठीक है? अमर अमर मर गया है। जानवी जो है वो 99 इयर्स की थी, ठीक है? 99 इज ऑल्सो वेरी नाइस इयर्स, ठीक है? अब अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपके पास आपके पास आएगी मैडम। किसके पास आएगी? मेरे पास वापस आएगी। यस। देखो, यही डिफरेंस होता है वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट में। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना, तब वो वापस कभी नहीं आती है। अब ये क्या होगा कि जब 2124 होगा, तो लॉ के नज़रों में जानवी जो हो जाएगी वो 100 साल की हो जाएगी। इट डज़न्ट मैटर वेदर शी इज़ अलाइव और नॉट। लॉ के नज़रों में वो 100 साल की हो जाएगी और तब लॉ के नज़रों में ये प्रॉपर्टी जानवी को आ जाएगी और अगर जानवी तभी नहीं है, तब उसके ये heirs को चली जाएगी। इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट इतना अच्छा होता है, ठीक है? अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा-सा डिफरेंट कर देती हूँ, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ, इसको मैं ये लिख देती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे बाद अमर को जाएगी, जब अमर ज़िंदा है
और उसके बाद फिर मुकेश को जाएगी if he becomes a lawyer by age of 25 years। अब मुझे बताओ कि किसका क्या-क्या इंटरेस्ट है इसमें? आपके पास तो एब्सोल्यूट रहेगी, हुँ, then it will be Amar's for life, हुँ, and then contingent, वेरी गुड। because there's a condition that Mukesh has to become a lawyer by the age of 25. ठीक है, तो अगर मुकेश उससे पहले टपक गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? अमर के पास रहेगी, ठीक है, जब तक कि वो ज़िंदा है, और अमर के मरने के बाद फिर ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? Again, back to you. बैक टू मी, मैं नहीं ज़िंदा हूँ तो मेरे heirs को चली जाएगी, ठीक है? मुकेश Yes. के heirs को नहीं जाएगी, याद रखना। वहाँ पे जाह्नवी के heirs को जा रही थी, क्यों? क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था। यहाँ पे मुकेश के heirs को नहीं जाएगा बिकॉज़ ये कंटीजेंट है। जब तक वो कंडीशन पूरा नहीं करता, से फॉर एग्जाम्पल उसने कंडीशन पूरा कर लिया, सो मुकेश बिकेम अ लॉयर बाय 22 ईयर्स ऑफ एज, तो हो गया। अब मुझे बताओ कि अब क्या होगा जब वो लॉयर बन जाएगा तब? Now the property is vested property for Mukesh. वेरी गुड। अब कंटीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल गया। कंडीशन पूरी कर दी ना मैंने, अब उसको किसके लिए रुकना है? अब उसको अमर के मरने के लिए रुकना है। अमर जैसे ही मरेगा, क्या हो जाएगा? अमर जैसे ही Absolute. मरेगा, उसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हो इंटरेस्ट। जाएगा। देखा कैसे फेज में चेंज हो रहा है? पहले मुकेश का क्या था? मुकेश का पहला कंटीजेंट था, ठीक है? कंटीजेंट क्या था कि भाई तुझे लॉयर बनना है, ठीक है? 25 साल की एज में। जब वो लॉयर बन गया 25 साल के अंदर, तो मुकेश का क्या बन गया? इंटरेस्ट वेस्टेड बन गया। क्यों वेस्टेड Vested. बन गया? बिकॉज़ अभी तक अमर मरा नहीं है, अमर का लाइफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे ही अमर मरा, ठीक है, मुकेश का इंटरेस्ट क्या बन गया? मुकेश का इंटरेस्ट बन गया एब्सोल्यूट, ठीक है? ये जब उसने लॉ कंप्लीट किया, कंप्लीट बाय एज ऑफ 22, ठीक है, तब उसका वेस्टेड बन गया। आई होप ये 3 चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये चीज़ समझ में आई, तो टोपा में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो सेक्शन 13 पे वापस जाते हैं, तो सेक्शन 13 क्या बोलता है? अगर कोई लीनिएज में अगर कोई ऐसा बंदा है जो अनबॉर्न है, उसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन 2 ही है। पहली कंडीशन ये है कि मेरे और उस अनबॉर्न पर्सन के बीच में कोई एक बंदा होना चाहिए जिसको मैं लाइफ इंटरेस्ट, कोई एक लिविंग पर्सन होना चाहिए जिसको मैं लाइफ इंटरेस्ट दे दूं, ठीक है? एंड सेकंड, जो अनबॉर्न पर्सन है जिसको मैं प्रॉपर्टी देने वाली हूँ, उसको मुझे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 कंडीशन है बस, याद रखना, ठीक है? मैं दे सकती हूँ, कोई जो बंदा अभी तक, जैसे मेरा मेरा पोता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, मेरा परपोते को मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा भी बॉर्न नहीं हुआ है। तो मेरा बेटे को बॉर्न होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा बे बेटा जो अनबॉर्न है, उसको मैं प्रॉपर्टी दे के जा सकती हूँ, ठीक है? प्रोवाइडेड कि मैं बीच में से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई को लाइफ इंटरेस्ट के लिए डाल दूँ, और उसके बाद मेरे बेटा जो बॉर्न नहीं हुआ उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पे डाल दूँ। तो ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है? अदरवाइज़ कंडीशन वैलिड नहीं है। कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होते हैं? कंडीशनल ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें आप ट्रांसफ़र पे एक कंडीशन लगा देते हो, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें होती है, याद रखना। 2 चीज़ें कौन-सी होती हैं? एक होता है तुम्हारा, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कंडीशनल ट्रांसफ़र में याद रखना 2 तरीके के कंडीशन होते हैं। एक होता है तुम्हारा कंडीशन प्रीसिडेंट, एंड दूसरा होता है तुम्हारा कंडीशन सब्सीक्वेंट। कंडीशन प्रीसिडेंट होता है जिसको ट्रांसफ़र मिलने से पहले तुम्हें कंडीशन पूरी करनी होगी। जैसे मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
से नाज़नीन जी को बोला कि नाज़नीन जी आपको मैं ये प्रॉपर्टी दूँगी अगर अगर आप से एलएलबी कंप्लीट कर देते हो तो। ठीक है? तो ये कंडीशनल ट्रांसफ़र है। आप नाज़नीन जी को ये प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होगी इफ शी मीट्स द कंडीशन। ठीक है? तो ये कौन-सा कंडीशन है? प्रेसिडेंट है कि सब्सीक्वेंट है? कंडीशन उसको पहले पूरी करनी है कि बाद में पूरी करनी है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है ना? पहले प्रेसिडेंट। पहले पूरी करनी है। ठीक है? तो प्रेसिडेंट वो कंडीशन होती है जो आपको पहले पूरी करनी होती है और उसके बाद ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। कंडीशन सब्सीक्वेंट क्या होती है? एक केस हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट में चिन्नैया वर्सेस रमैया, अगर किसी को याद है वो केस। तो उसमें क्या था? वो 2 बहनें थी, तो एक बहन जो है वो अपनी बहन को सपोर्ट किया करती थी पैसों दे के हर महीने पैसे दे के। तो वो जब मरने की हालत में थी, तो उसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी को बोला कि भई मैं तुम्हें सारी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें दे के जा रही हूँ। बस इतना है कि इतना कर दो कि जो मैं पैसे हर महीने अपनी बहन को दे रही थी, वो तुम हर महीने उसको देते जाओ। ठीक है? वो बोली हाँ, हाँ मम्मी मैं करूँगी ब्ला, ब्ला, ब्ला और उसने ये कर दिया। जैसे ही मम्मी मरी, तो वैसे ही उसने पैसे देना बंद कर दिया। ठीक है? उसकी मासी को। ठीक है? कोर्ट में फैसला गया क्योंकि कोर्ट में उसने क्या बोला कि मैं पैसे जो दे रही हूँ, ठीक है? मैं पैसे दे रही हूँ, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? हमने सेक्शन 25 के अंडर ये केस देखा था ना, नो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कि अगर तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है? तो कोर्ट ने उस केस में क्या बोला था? कोर्ट ने बोला था ये पास्ट कंसिडरेशन है। मतलब क्या है? तुम्हें प्रॉपर्टी पहले मिली है, ठीक है? और तुम्हें उसका जो कंडीशन है, ठीक है? उसके लिए कंसिडरेशन तुम्हें पहले ही मिला है, ठीक है? और तुम्हें कंडीशन बाद में फुलफिल करनी पड़ रही है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना मलाबार हिल का बंगला बीना जी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ठीक है? और मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ, मैं बीना जी को बोलती हूँ कि वहाँ पे जो वॉचमैन है, जो बहुत टाइम से वो उसकी देखभाल कर रहा है, उस वॉचमैन को आप रखो और उसको 10,000 रुपए जो है या 20,000 रुपए जो है वो सैलरी देते जाओ हर महीने। तो ये सारी कंडीशन क्या होती है? ये प्रेसिडेंट है कि सब्सीक्वेंट है? क्या बीना जी को सब्सिक्वेंट। सब्सीक्वेंट है ना? बीना जी को वो जो वॉचमैन है, उसको प्रॉपर्टी मिलने से पहले पैसे नहीं देने हैं। प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसको हर महीने पैसे देने हैं। So it is subsequent. सब्सीक्वेंट है ना? समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? अब यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीप्रेस करके। डॉक्ट्रिन ऑफ सीप्रेस क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सीप्रेस बोलता है कि कभी-कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप कंडीशन जो होते हैं ना वो पूरी एब्सोल्यूट कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, लगभग कर पाते हो, ठीक है? लगभग। अब लगभग क्या होता है ये समझो। जैसे मैंने कंडीशन लगा दी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बड़े ये है सपोज़ से अंबानी जी की एक और बेटी होती फॉर एग्ज़ाम्पल और अंबानी जी ने आकाश को एक कंडीशन लगा दी, ठीक है? उन्होंने बोल दिया कि आकाश मेरी बेटी के साथ अगर तुम्हें शादी करनी है, तो तुम्हें 4 लोगों के साइन लेके आने पड़ेंगे, ठीक है? एक एक जाके तुम जाह्नवी जी का साइन लेके आ जाओ, एक जाके तुम डॉक्टर सोनल का साइन लेके आ जाओ, एक जाके तुम से फॉर एग्ज़ाम्पल नाज़नीन जी का साइन लेके आ जाओ और एक जाके तुम चंदन जी का साइन लेके आ जाओ। 4 लोगों के साइन लेके आ जाओ, उनकी मंज़ूरी लेके आ जाओ, ठीक है? तब जाके तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर सकते हो। अब ये कंडीशन क्या है? इज़ इट प्रेसिडेंट या सब्सीक्वेंट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है, क्योंकि शादी करने से प्रेसिडेंट। पहले पूरी करनी है, ठीक है? अब इस केस में होता ये है, ठीक है, कि से फॉर एग्ज़ाम्पल जो अम, 4 जन हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जाह्नवी जी जो है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल चंदन जी जो है वो साइन कर देते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं ठीक है, ये लो मेरी साइन, ठीक है? उसके बाद फिर जो नाज़नीन जी जो है, वो बोलती है यार मैं आ तो नहीं सकती हूँ, ठीक है? लेकिन ये मैंने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है, तो मैं भेज रही हूँ ये, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट पे साइन करके भेज देती है, ठीक है? जाह्नवी जो है वो बोलती है कि यार वो फ़ोन करके बोल देती है कि कांग्रेचुलेशंस ये सारी चीज़ के लिए मैं बहुत-बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और मैं बाहर हूँ तो मैं बोलती हूँ कि यार
मैं आ भी नहीं सकती, मैं कॉल भी नहीं कर सकती, मैं गिफ्ट भेज देती हूँ शादी के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्चुअल साइन जो है, वो किसके पास से ली जा रही है? सिर्फ़ चंदन जी के पास से। बाकी लोग एक्चुअल साइन नहीं दे रहे हैं। कोई कॉल करके बधाई दे रहा है, कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहा है, कोई गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है? कोई सपोज़ मर गया है, ठीक है? तो वो तो खुद आ भी नहीं पा रहा है साइन देने के लिए। तो इन सारे केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस लग जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसको आप एक्सप्रेसली नहीं लेकिन इम्प्लाइडली भी पूरी कर पा रहे हो और लगभग पूरी कर पा रहे हो, मतलब 4 में से 3 कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है? तो ये कंडीशन पूरी ही है ना? मैं गिफ्ट भेज रही हूँ, इसके मतलब क्या है कि मेरी मंजूरी है उस शादी के लिए। जानवी फ़ोन करके बधाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जानवी की भी मंजूरी है उस शादी के लिए, भले हम साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस हो जाता है। तो याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस कंडीशन प्रेसिडेंट में लागू होता है, इट कैन बी अप्लाइड कि लगभग आपने पूरा कर दिया ना कंडीशन, तो हम सोच सकते हैं कि आपने लगभग किया ना, तो चलो अब मेरी बेटी तुम्हारी। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में नहीं चलता, ठीक है? जैसे कि अगर बीना जी को मैंने बोला है कि भाई तुम्हें 20,000 रुपए उस इसको देने हैं, यू नो लाइक वॉचमैन को देने हैं, या अगर अंबानी ने आकाश जी को बोला कि मेरी बेटी के साथ तुम शादी करोगे, लेकिन हर महीने जो है या हर हफ्ते जो है उसको वर्ल्ड टूर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वर्ल्ड टूर की जगह पे अगर फॉर एग्जांपल वो सिर्फ नेशनल टूर कराता है उसको, तो ये नहीं चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस वहां पे नहीं लगता। सब्सिक्वेंट में एग्जैक्टली जो कंडीशन बोली है वो आपको करनी होगी, वरना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर कंडीशन प्रेसिडेंट में आपने कंडीशन अगर फुलफिल नहीं की तो? अगर आपने नहीं की कंडीशन फुलफिल, आप नहीं कर पाए एलएलसी, ट्रांसफर नहीं होगा। यस आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नो ट्रांसफर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब सब्सिक्वेंट में तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मिल चुकी है। अब क्या होगा अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, अब क्या होगा अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओ? आप उसको सिर्फ नेशनल टूर करा रहे हो, वर्ल्ड टूर नहीं करा रहे हो। आप उस वॉचमैन को पैसे नहीं दे रहे हो, 20,000 की जगह पे सिर्फ 5,000 दे रहे हो, तो क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपको आ गई है। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जाएगी, ठीक है? जो प्रॉपर्टी आपको दी है वो वापस ली जाएगी बिकॉज़ आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो। जो कंडीशन आपको पहले ही बता चुके थे कि ये कंडीशन आपको ट्रांसफर मिलने के बाद करनी है, ठीक है? अ, अच्छा, से फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन याद है? कि कोई कंडीशन अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इनवैलिड हो गई, कंडीशन तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? मतलब से सपोज़ किसी का साइन लेके आने के लिए बोला और वो बंदा मर गया है, ठीक है? तो ऐसी कोई कंडीशन अगर, मैम हाँ, बोलो। मैम क्लास कब तक है? ये हेलो क ये अभी आधा घंटा और चलेगा। मैम, फाइनल वर्ल्ड कप है अपना। हाँ, तो जिनको अटेंड करना है वो कर सकते हैं यार, ये डेमो सेशन है, कोई कंपल्सरी तो नहीं है, आप देख लो वर्ल्ड कप। मैम क्लास में शुरू कर दीजिए ना। हाँ, क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं रेस्पेर अकेडमी का। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ क्लासेस में वर्ल्ड कप शुरू कर दीजिए ना। वर्ल्ड कप शुरू कर, मैच मैच। मैच शुरू कर दूँ? अच्छा, मैच देखना है आपको, मेरे मेरे साथ देखना है? यार मैं जी जी, सब देखेंगे ना। मैंने लास्ट मैच कब देखा मुझे ही पता नहीं है, ठीक है? आई थिंक लास्ट मैच जो मैंने देखा था वो 2011 का वर्ल्ड कप था, जो हम जीते थे। उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। ओके, सो मैम 11 बजे तक हो जाएगा। हाँ, 11 बजे के बाद बंद करने वाले हैं।
ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो वेयर वाज वी? हाँ, तो गुड कंडीशन नाइट मैम। गुड नाइट। तो कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट वैसे आ जाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो कंडीशन अगर वॉइड कंडीशन है, तो बिना उस कंडीशन के भी ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी, बिना उस कंडीशन के ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है और वो कंडीशन अगर वॉइड हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को से फॉर एग्जांपल इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो वो समझ लेना। देन तुम्हारा कंडीशनल ट्रांसफर का हम देख चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन का। हाँ आकाश बोलो। मैम आप कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बोल रहे थे लास्ट में। हाँ, वही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का यही है कि अगर कोई कंडीशन होती है सपोज, ठीक है, और वो कंडीशन अगर वॉइड हो गई, मतलब पूरी नहीं कर सकते तुम चाहो तो भी पूरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई वॉर हो गया, तुम्हें कोई कंडीशन थी चाइना से कोई माल लेके आना था, अब वॉर हो गया, चाइना से माल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो कंडीशन अगर तुम पूरी ही नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से नहीं क्योंकि तुम नहीं करना चाहते हो, इस वजह से बिकॉज वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर कंडीशन प्रेसिडेंट में है, तो वो तुम्हें ट्रांसफर होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब क्योंकि तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो वो ट्रांसफर तुम्हें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही कंडीशन कंडीशन सब्सिक्वेंट में है कि आपको ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है प्रॉपर्टी का, और आपको सपोज से फॉर एग्जांपल ये चीज थी कि आपको लड़की को घुमाना है, वर्ल्ड टूर कराना है। ठीक है, लेकिन लड़की ही मर गई, तो लड़की मर गई तो आप वर्ल्ड टूर करा पाओगे क्या उसका? तो नहीं। तब लड़की मर गई, ठीक है, तो कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी जो कंडीशन सब्सिक्वेंट थी। लेकिन क्या प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जा सकती है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगा। लड़की आपके वजह से नहीं मरी है। ठीक है, सो लड़की मरने की वजह से आप वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे, उसको घुमा ही नहीं पाओगे वर्ल्ड टूर के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों में डिफरेंस, यही डिफरेंस आ जाता है। कंडीशन प्रेसिडेंट में अगर वो कंडीशन होती कि मेरी लड़की को वर्ल्ड टूर कराओ, उसके बाद ही तुमसे शादी होगी, ठीक है, और उसके पहले वो मर जाती, तो फिर शादी नहीं होती। ठीक है, वैसे भी लड़की मरने के बाद क्या शादी करते, लेकिन जो भी है कि कंडीशन प्रेसिडेंट में ये होता है कि कंडीशन अगर वॉइड हो गई तो आपको वो ट्रांसफर होगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में अगर वो कंडीशन वॉइड हो गई, तो ऐसा माना जाएगा कि उस ट्रांसफर पे कभी ये कंडीशन लगी ही नहीं थी। ठीक है, अंबानी ने आपको दे दिया था घर, ठीक है, आप पे कंडीशन ही नहीं लगाई थी कोई। ठीक है, मैंने बीना जी को मलाबार हिल का मेरा बंगला दिया था और कंडीशन ही नहीं लगाई थी। अगर वॉचमैन ही मर गया, ठीक है, जिसको 20,000 देने थे, तो बीना जी 20,000 किसको देगी? तो बीना जी के पास से मैं वो घर वापस थोड़ी ले सकती हूँ कि नहीं नहीं अभी वॉचमैन मर गया है, अभी तो तुम 20,000 नहीं दोगे, मेरा मलाबार हिल का बंगला मुझे वापस दे दो। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा माना जाएगा कि मैंने बीना जी को वो बंगला बिना किसी कंडीशन के दे दिया था। जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लग जाएगा, तब याद रखना, जब भी उस कंडीशन को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगा, मतलब उस कंडीशन को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी हमने देखा था ना, वॉर की वजह से बंदा पागल हो गया, कोई लाइक से कोई पेंटर है उसका हाथ चला गया, वो मर गया। ये सारी जो इम्पॉसिबिलिटी के कंडीशंस थे, वो अगर हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन देखा जाएगा कि कंडीशन कभी लगी नहीं थी, लागू ही नहीं थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स है, जो बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स है हमें देखने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि वी विल जस्ट डॉक्ट्रिन के सारे नाम वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वरना तुम लोग बोलोगे कि मैम मैच है, ये है वो है, हम में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आई विल, और स्लाइड्स थे, लेकिन फिर वो अभी हम पूरा नहीं करेंगे बिकॉज फिर उसको टाइम लग जाएगा। तो डॉक्ट्रिन्स में सबसे पहले हमने डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस देखा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस ने हमें क्या बोला? डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस ने बोला कि लगभग कंडीशन चलती है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी नहीं की तुमने, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता अगर भी किया तो भी
चलेगा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कंडीशन प्रेसिडेंट में लागू हो सकता है, सब्सिक्वेंट में लागू नहीं होता, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमने रूल अगेंस्ट परपेचुइटी देखा। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में क्या बोलता है कि सेक्शन 14 में कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेरे बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे करके नहीं चल सकता। ठीक है, यू कैन नॉट कीप इट इन परपेचुइटी। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड देखा। ठीक है, सेक्शन 13 में दो कंडीशन लगाए, दो ही कंडीशन। अगर मुझे किसी अनबॉर्न चाइल्ड को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो दो कंडीशन है। पहली क्या है कि मेरे और उसके बीच में कोई ऐसा एक लिविंग पर्सन को लेके आओ जिस पे मैं लाइफ इंटरेस्ट डाल सकूं, और दूसरा जो अनबॉर्न पर्सन है उसको मुझे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको मैं लाइफ इंटरेस्ट या कोई और इंटरेस्ट नहीं दे सकती, एब्सोल्यूट ही देना पड़ेगा। ठीक है, देन हमने सेक्शन 10 और 11 में क्या देखा था? सेक्शन 6 में हमने देखा था वो 9 प्रॉपर्टीज जिसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, वो 9 चीजें जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जिसमें हमने देखा स्पेस सक्सेसियोनिस जो है, दैट इज चांस ऑफ एयर अपेरेंट, जो आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका राइट ऑफ री एंट्री आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ईजमेंट राइट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका कोई रेंट कलेक्ट करने का जो है वो आप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका जो कोई मेंटेनेंस है, फ्यूचर मेंटेनेंस कलेक्ट करने का, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कोई पेंशन आपको मिलने वाला है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। पब्लिक ऑफिस से मिलने वाली कोई सैलरी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप कोई स्टाइपेंड जो मिलिट्री को मिलता है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप इवन कोई जो लॉ ने आपको अपोज किया है, ठीक है, आप डिस्क्वालिफाइड हो ट्रांसफर करने से, तो ऐसी ही प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन 6। फिर हमने सेक्शन 7 में देखा कि हु कैन ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो ऐसा कोई भी बंदा जो competent है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड जो उस चीज का ओनर है या ओनर से अगर वो ऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए, तो ऐसा बंदा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 10 में हमने बोला कि रिस्ट्रेन ऑन एलिनेटी नहीं लगा सकते, एलिनेशन नहीं लगा सकते। तुम जब प्रॉपर्टी बेचते हो या ट्रांसफर करते हो तो तुम सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इसको मत ट्रांसफर करना या उसको मत ट्रांसफर करना, ये तुम नहीं लगा सकते हो। एक्सेप्शन में हमने देखा कि लीज उसका एक एक्सेप्शन होता है। 11 में हमने देखा कि कोई तुम एक कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, कंडीशन ऑफ रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते कि भाई तुम प्रॉपर्टी अगर किसी को बेच रहे हो, तुम ये नहीं बोल सकते इसमें बिल्डिंग नहीं करोगे, इसको तुम पार्क नहीं बनाओगे, इस पे मॉल नहीं करोगे, इसको ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, अनलेस, एक्सेप्शन क्या था, अनलेस अगर तुमने ऐसा कोई प्रॉपर्टी बेची है जहां पे तुम रिस्ट्रेन लगा रहे हो फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, तो चलेगा। ठीक है, या तो लीज पे तुम लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, वरना तुम कंडीशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, सेक्शन 17 जो है दैट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन बेसिकली क्या बोलते हैं, जब मैं एक प्रॉपर्टी किसी को बेचती हूँ तो उस प्रॉपर्टी पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि उस प्रॉपर्टी से आने वाला सारा जो फायदा है, बेनिफिट है, वो मुझे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक आम का जो बगीचा है, गार्डन है, वो मैंने बेच दिया से सपोज फॉर एग्जांपल वैशाली जी को, और वैशाली जी को मैंने बोला की वैशाली जी तुम्हाला मी देते हां, आंब्याचा बाग देते तुम्हाला, ठीक है? लेकिन उसमें से आने वाले सारे आम जो होंगे ना, वो पूरे मैं ही लूँगी, हमेशा के लिए। तो वैशाली जी बोलेगी कि अच्छा, मैं आपको पैसे दूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी मैं खरीदूँ, ठीक है? उसको पानी मैं दूँ, पेड़ों को फर्टिलाइज़र मैं दूँ, सारी देखभाल मैं करूँ, ठीक है? वहाँ पे कोई इंसान को जो रखना है उसकी मंथली सैलरी मैं दूँ, और आम आप लेके जा रहे हो, ठीक है? क्या क्या ये सही लग रहा है? दिस इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन बोलता है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हो,
तो क्या आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि उसमें से आने वाला सारा बेनिफिट मैं लूँगी? प्रॉपर्टी तो तुम्हें दे दिया है, बट सारा बेनिफिट मुझे मिलेगा। जो भी उसमें से जो भी पैसे आएँगे, जो भी आम आएँगे, आम बेचने से जो भी कुछ आएगा या जो भी उस प्रॉपर्टी से जो भी कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, पैसे या जो भी बेनिफिट वो सारे मैं ले लूँगी। डू यू थिंक सच ट्रांसफर कैन बी वैलिड? कैसे मैं लगा सकती हूँ? बहुत ही इम्पोर्टेंट No. डॉक्ट्रिन है ये आता है तुम्हारे सिचुएशन एनालिसिस में। तुम लगा सकते हो, टोपा बोलता है कि जब एक ट्रांसफर तुम करते हो, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलता है ये कंडीशन तुम लगा सकते हो, लेकिन इसके प्रोविजंस है। प्रोविजन ये है कि जो लगा रहा है ना, मतलब जो बेच रहा है, उसके लाइफ इंटरेस्ट तक लगा सकते हो और 18 years from the date of transfer, whichever is more. तो whichever is more, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिचुएशन एनालिसिस में ऐसे ही आता है कि मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और मैंने ए तारीख को ट्रांसफ़र किया था, 2000 में ट्रांसफ़र किया था, आज 2017 है, तो 2017 में सपोज़ मेरी मौत हो जाती है, ठीक है? तो ये मैंने कंडीशन लगाई थी एक्यूमुलेशन की, तो क्या होगा इस चीज़ का? तो याद रखना, अगर मैं 18 साल से पहले मर गई, ठीक है? तो जब वो बाकी के जो 2-3 साल बचे हैं ना, मेरे heirs को मिलेगा वो, जो भी पैसे आएँगे। लेकिन अगर मैं डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 25 साल तक जी गई, तो फिर माय लाइफ इंटरेस्ट इज़ मोर, ठीक है? तो ये कंडीशन लगा सकते हो। उसमें भी और एक्सेप्शंस हैं। अगर उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए अगर तुम लगा रहे हो कंडीशन, तो वो भी वैलिड है। अगर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए तुम ये कंडीशन लगा रहे हो, तो भी वैलिड है। अगर तुमने कुछ कर्जा लिया था और कर्जे को मतलब वापस देने के लिए ये कंडीशन लगा रहे हो, तो भी वैलिड है, ठीक है? ये 3 चीज़ें वैलिड हो जाती हैं, याद रखना। कौन सी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलता है तुम्हें कि 4 चीज़ें समझ लो। या तो तुमने कोई कर्जा लिया था, ठीक है? नॉर्मली वो क्या बोलता है? नॉर्मली तुम 2 चीज़ लगा सकते हो, अगर लाइफ ऑफ ट्रांसफरर है तो, या तो 18 पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, व्हिचएवर इज़ मोर, ठीक है? ये तुम लगा सकते हो नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में। इससे ज़्यादा अगर लगाना है तो, मतलब 30 साल के लिए लगाना है, 40 साल के लिए लगाना है, तो कैसे लगा सकते हो? तो सिर्फ़ इसी कंडीशन के लिए लगा सकते हो, अगर तुमने कोई कर्जा लिया था और वो कर्जा फेडने के लिए तुम एक कंडीशन लगा रहे हो कि वहां से जितने भी आम बेच के जो भी पैसा आएगा, वो पैसा मेरा कर्जा फेडने में जाएगा, तो कंडीशन वैलिड है। अगर तुमने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लगा रहे हो कि आम बेच के जो भी पैसा आएगा, उसमें से पैसा जो है वो मेरे बच्चों के एजुकेशन में जाएगा, तो वो कंडीशन वैलिड है। अगर तुमने कंडीशन लगाया कि आम बेच के जो भी पैसा आएगा, उससे फॉर एग्जाम्पल वो जो ज़मीन है उसकी मेंटेनेंस होगी, तो ये कंडीशन वैलिड है। एंड लास्टली, अगर तुमने मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए अगर कोई कंडीशन लगाया कि आम बेच के जो भी पैसा आएगा, वो से सपोज इस टेम्पल को जाएगा, या ये जो स्कूल है इसको जाएगा, या ये जो पार्क है इसको जाएगा, तो ऐसी कंडीशन भी वैलिड है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है बिकॉज वो ठीक तरह से पढ़ते नहीं है। अभी टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन लूंगी या इवन जब ऋषु सर लेंगे, ही विल एक्सप्लेन इट टू यू वेल। बट इसका कोर समझ लो कि जब मैं कोई ट्रांसफर करती हूँ किसी को प्रॉपर्टी, तो उसको ये नहीं बोल सकती कि उसके आने वाला जो बेनिफिट है वो मैं लेती रहूंगी, ठीक है। मतलब मैं, मेरे बच्चे के बच्चे, हम ही लेते रहेंगे उसका बेनिफिट। तो फिर सामने वाला बोलेगा फिर मुझे दे भी क्यों रहे हो, प्रॉपर्टी अपने पास ही रख लो, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन में लगा नहीं सकती, बट मैं लगा सकती हूँ अगर मैं खुद के लिए लगा रही हूँ, मेरे लाइफ इंटरेस्ट के लिए। अगर मैं 18 साल तक लगा रही हूँ तो ये चलेगा। या तो अगर मैं उन 4 कंडीशन में लगा रही हूँ, 4 कंडीशन क्या है? मैंने कोई कर्जा लिया था, वो कर्जा निकालने के लिए मैं कंडीशन लगा रही हूँ, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए लगा रही हूँ कि उसमें से जो पैसा आएगा वो मेरे बच्चों के एजुकेशन में जाएगा, या तो फॉर एग्जाम्पल उन या तो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक के मैनकाइंड के भले के लिए मैं लगा रही हूँ, ठीक है। या तो फॉर एग्जाम्पल उसी जगह के मेंटेनेंस के लिए लगा रही हूँ कि वो जो आम बेच के पैसे आएगा, वो ही वहाँ पे जो मेंटेनेंस होगा, ठीक है, या जो मेंटेनेंस करने वाला होगा उसको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंडीशन वैलिड होती है, ठीक है। देन
लेट्स टॉक अबाउट, एक दिन लूँगी पूरे डॉक्ट्रिन का सेशन, तो उसमें इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 35 दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये बहुत ही मज़े वाला है, ठीक है? बिकॉज़ 43 तो हमने देखा है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल क्या बोलता है? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉफल, कि एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दी तो तुम पीछे नहीं हट सकते, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, अब ये समझो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत लोग जो है ना ये इसको नहीं समझ पाते। अब मैंने एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो अब्दुल जी की है, ठीक है? अब्दुल जी की प्रॉपर्टी है और मैंने अपने विल में लिखा, ठीक है, कि प्रॉपर्टी अभी से अब्दुल जी का एक बंगला है से दादर में, ठीक है? मैं अपने विल में ये लिख के जा रही हूँ कि अब्दुल जी का जो बंगला है दादर में, वो मैं बीना जी को दे के जा रही हूँ। क्या ये विल वैलिड है? क्या ये कंडीशन वैलिड है? क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? मैंने अपने विल में लिखा है कि मैं अब्दुल जी का बंगला बीना जी को गिफ्ट में दे के जा रही हूँ। कैन आई डू दैट? No, because it is not in your possession. पोजेशन की बात नहीं ओनरशिप हो होनी रही, चाहिए ना, अगर ओनरशिप, ओनरशिप ओनरशिप होनी चाहिए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पोजेशन, बिकॉज पोजेशन किसके पास है उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बिकॉज पोजेशन तुम्हारे पास हो भी, तुमने किसी को अगर फॉर एग्जांपल किसी पास से रेंट किया है, तेरे तुम्हारे पास पोजेशन में है, लेकिन तुम आगे किसी को दे नहीं सकते हो। सो विल लेट्स टॉक अबाउट ओनरशिप, ठीक है? तो क्या अब्दुल जी, जब बीना जी लेने जाएंगी अब्दुल जी का बंगला, तो अब्दुल जी क्या बोलेंगे कि सोनल जी का बंगला था, क्या मैं क्या वो हलवा है क्या बोलते हैं ना, कि मैं ऐसे ही बांट रहा था कि अपना बंगला, कि वो अपने गिफ्ट में लेके जाती है। वैसे तो मैं तो कुछ भी अपने गिफ्ट में लेके जा सकती हूँ, मैं तो कुछ भी बोलूँ, ठीक है? मैं तो अम्बानी जी का एंटीला गिफ्ट कर दूँ, ठीक है? बट क्या ये गिफ्ट वैलिड होता है जब मैं किसी और की प्रॉपर्टी गिफ्ट में देके जा रही हूँ? इज सच अ गिफ्ट वैलिड? नो, मेरा नहीं है ना। देखो, गिफ्ट में तुम विल में उसी प्रॉपर्टी का, हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी देखा था, तुम विल में वही प्रॉपर्टी दे के जा सकते हो जो तुम्हारी है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है तो तुम कैसे दे के जा सकते हो? वहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आता है काम में। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये करने का प्रोविजन देता है। अब देखो इसको, अब 5 मिनट है 11 बजने को, बहुत सही से समझ लो कैसे देता है। अब ये क्या काम करता है, ये एक ऑप्शन देता है सामने वाले को। जैसे कि मैं अपने विल में क्या लिख के जाती हूँ, मैं विल में लिख के जाती हूँ कि आई want to gift or I gift Miss Beena the house of Mr. Abdul located at Dadar, पूरा एड्रेस वगैरह जो भी है, worth ₹5 crores, and Mr. Abdul, my house at Malabar Hill, worth 7 crores. ये वैलिड है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्यों है ये? बिकॉज अब अब्दुल के पास एक चॉइस है। अब्दुल को मैंने एक चॉइस क्या दी, अब्दुल को मैंने बोला कि देखो, अपना जो बंगला है जो दादर में है वो बीना को दे दो, और मेरा जो मालावार हिल का बंगला है जो 7 करोड़ का है वो तुम ले लो। याद है हमने ओनरस बिक्वेस्ट देखा था इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ओनरस बिक्वेस्ट में क्या बोला था कि अगर दो चीजें एक साथ लिखे जाते हैं जिसमें से एक फायदे वाला है एक नुकसान वाला है, तो लेना है तो दोनों लो, छोड़ना है तो दोनों छोड़ो। याद है ना? ओनरस गिफ्ट वैसा था।
ठीक है, ओनर्स गिफ्ट शेयर्स का बोलते हैं, था। ओनर्स गिफ्ट बोलते हैं। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बोलते हैं। अब्दुल के पास एक चॉइस है, या तो अब्दुल बोल सकता है कि ठीक है मैं मलाबार हिल का बंगला ले लेता हूँ और अपना दादर वाला हिल दादर का बंगला जो है वो बीना को दे देता हूँ, या तो अब्दुल बोल सकता है कि नहीं नहीं, मेरा जो दादर का बंगला है ना वो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे नहीं चाहिए। सो दिस इज इलेक्शन। इलेक्शन कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे 3 लोग आ रहे हैं। नॉर्मली जब गिफ्ट होता है, गिफ्ट में 2 लोग होते हैं, एक जो होता है जो गिफ्टर होता है, देने वाला, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा गिफ्टी, लेने वाला। 2 लोग होते हैं। यहाँ पे एक तीसरा बंदा आ गया है। यहाँ पे मैं हूँ जो गिफ्ट दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब्दुल है बीच में, और यहाँ पे बीना है जिसको गिफ्ट मिल रहा है। मुझे बीना को गिफ्ट करना है 5 करोड़ का बंगला, ठीक है, मुझे बीना को 5 करोड़ का बंगला गिफ्ट करना है। तो मैंने बीना को 5 करोड़ का बंगला या 5 करोड़ ना दे के मैंने अब्दुल का बंगला बीना को गिफ्ट किया, और अपना 7 करोड़ का बंगला अब्दुल को इन एक्सचेंज दे रही हूँ, ठीक है। अब अब्दुल के पास ये चॉइस है, अब्दुल चाहे तो अपना बंगला जो है वो बीना को दे सकता है और मेरा वाला ले सकता है, या तो मुझे मना कर सकता है कि मुझे नहीं देना है। सो इट इज़ अ चॉइस, हु हैज़ द चॉइस? इट इज़ अ चॉइस विथ अब्दुल। इलेक्शन किसको करना है? अब्दुल को करना है। इलेक्शन में करते हो ना, वोटिंग करते हो ना, ये नहीं तो ये, इस कांग्रेस को करना है, बीजेपी को करना है, पता नहीं आपको करना है, किसी और को करना है, दैट इज एन इलेक्शन, राइट? तो यही वो इलेक्शन कर रहा है अब्दुल। या तो वो अपना दादर का बंगला अपने पास रखे, मना कर दे, या तो अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये डील अच्छी है, मलाबार हिल का बंगला 2 करोड़ ज्यादा दे रहा है, ठीक है, तो वो ले ले और अपना बंगला बीना को दे दे। अब ये जो इलेक्शन है, ठीक है, ये अगर इलेक्शन मेरे जीते जी उसने कर लिया तो ठीक है, ठीक है। अगर जीते जी उसने बोल दिया कि ठीक है मुझे मंजूर है, बीना को मैं अपना बंगला दे रहा हूँ, तो ठीक है। अगर मेरे जीते जी अगर उसने मना भी कर दिया कि भाई नहीं भाई मुझे नहीं देना है, मुझे अपना दादर का बंगला रखना है, तो भी सही है। लेकिन अगर मैं मर गई तो क्या होगा? तो याद रखना, अगर मैं मर गई और अब्दुल का जवाब ना में हुआ, ठीक है, अब्दुल ने अगर नो बोला कि नहीं मुझे अपने दादर का बंगला नहीं देना है, तो बीना को 5 करोड़ रुपए मेरे एयर्स मेरे प्रॉपर्टी में से देंगे, क्योंकि लॉ ये देखेगा कि सोनल जी मरने से पहले बीना जी को 5 करोड़ का बंगला दे के जाना चाहती थी, ठीक है, इसीलिए उसने वो इलेक्शन रखा। याद रखना, 5 करोड़ का बंगला, 7 करोड़ नहीं। ये जो मलाबार हिल का बंगला है, ठीक है, जो मैं अब्दुल को दे के जाना चाहती थी, ये बीना को नहीं मिलेगा अगर अब्दुल मना करता है तो। नहीं, ऐसा नहीं चलता है इलेक्शन का। ये ऑफर सिर्फ अब्दुल के लिए वैलिड है, ये बीना के लिए वैलिड नहीं है। बीना को क्या मिलना है? बीना को 5 करोड़ का बंगला मिलना है। या तो वो 5 करोड़ का बंगला अब्दुल से ले ले, ठीक है, या अगर अब्दुल मना कर रहा है तो मेरे एयर उसको दे देंगे मेरे प्रॉपर्टी में से। लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ और अब्दुल मना कर देता है तो फिर बीना को कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं देख लूंगी अगर मुझे बीना को कुछ और गिफ्ट देना है कि नहीं देना है। ये मेरे मरने के बाद है। अगर मेरे मरने के बाद ऐसा हुआ तो फिर बीना को मेरी प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है सिचुएशन एनालिसिस में, बिकॉज स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। ये स्टूडेंट्स को लगता है कि यार प्रॉपर्टी अब्दुल की, ठीक है, दे कोई और रहा है, ले कोई और रहा है, ये कैसे चल रहा है? तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। मैं अब्दुल की प्रॉपर्टी दे रही हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में भी मैं अब्दुल को कुछ दे रही हूँ, और अब्दुल को ये इलेक्शन करना है अभी, अपनी प्रॉपर्टी रखनी है या मेरी प्रॉपर्टी लेके अपनी प्रॉपर्टी बीना को देनी है। इन दोनों में से उसको कोई एक चॉइस करना है। वो दोनों नहीं कर सकता। हाँ? ऐसा नहीं कि मेरा मलाबार हिल का बंगला बैठ गया और बीना को कुछ दे ही नहीं रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। वरना पता चला कि ऐसे ही कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो ही हैज टू चूज बिटवीन वन, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। सिचुएशन एनालिसिस में एक डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, दोनों का क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का तो हमेशा आता है,
ठीक है, तो ये समझ लेना वापस से, इसीलिए उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। ऋषु सर और भी समझाएंगे जब वो टोपा सिखाएंगे, बट इट इज़ बहुत ही मेन है। तो अभी हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स और रह गए, देन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो ये सारे डॉक्ट्रिन्स, उसके बाद फिर तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉफल, फिर तुम्हारा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, और तुम्हारा पार्ट परफॉर्मेंस। तो ये कुछ डॉक्ट्रिन है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस जो तुम्हारा सेक्शन 52 है, ठीक है। देन यू हैव सेक्शन 53 जो तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्शन 53 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, सेक्शन 53A डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर तुम्हारे 6 चीज़ें, सेल क्या होता है? बेसिकली एक ने खरीदा, एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, ये सेल होता है। इसमें जो बेचता है वो सेलर होता है, जो खरीदता है वो बायर होता है। दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का क्वेश्चन आता है 12 मार्क के लिए, तो पूरा सेल का क्वेश्चन तुम तैयार कर सकते हो 12 मार्क के लिए। मॉर्गेज, गिरवी रखना, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं, वो 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन यू हैव योर एक्सचेंज, एक के बदले में दूसरा, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। लीज, जब आप लीज पे देते हो, लीज एंड लाइसेंस का क्वेश्चन आ सकता है 12 मार्क के लिए। एंड देन यू हैव एन एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि टावर वगैरह में होता है, तो ये चीज़ जो होती है वो 2 मार्क के लिए आता है। एंड देन यू हैव गिफ्ट जो 12 मार्क के लिए होता है। याद रखना, एक बार जो तुमने गिफ्ट कर दिया वो तुम वापस नहीं ले सकते हो। रिवोकेबल गिफ्ट इज वॉइड, ठीक है। गिफ्ट का मतलब ही होता है कि तुमने दे दिया, एक बार जो तुमने चीज़ दे दी ना, तुम वापस नहीं ले सकते हो। तो बस टोपा में सिर्फ इतना ही है। जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आउटलाइन टुडे, ठीक है। तो आई होप आज आपको एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, नहीं तो एटलीस्ट अगर इसका स्टार्ट भी अगर समझ में आया, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है, अनबॉर्न चाइल्ड को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, टोपा किस किस चीज़ पे लगता है। याद रखना, इंटर विवोस लगता है जब 2 लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। कब आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कब आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉफल क्या होता है, जैसे कि हमने स्पेस सक्सेसियोनिस में देखा था। एक बार तुमने अगर कमिटमेंट कर दी और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी घूम के वापस उसी के पास आ जाएगी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ किया था। एक दो सिचुएशन क्वेश्चन जब मुझे मिलेंगे, सो आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। ट्राई करना कि डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन लग रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में कोशिश करना देखने की, और उसको आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। सो दैट्स इट, यू विल स्टार्ट योर क्लास फ्रॉम टुमारो, 1 तारीख से शुरू होगा, और ऋषु सर सिखाएंगे तुम्हारा। हाँ उमेश जी बोलिए ना, कल 9:30 बजे मंडे से। यस उमेश जी बोलिए। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है एक्चुअली आपकी। गाइस कैन यू हियर हिम? एक मिनट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है।